नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है थाने महाराष्ट्र से, जहाँ पर महाराष्ट्र इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट एंड महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अनाउंस किया है कि वो थाने सिटी में बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट व्हीकल्स को एज इलेक्टिव व्हीकल्स अडॉप्ट करने के लिए एक इलेक्टिव व्हीकल पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट में इलेक्टिव व्हीकल्स के अडॉप्शन को इंक्रीज करने के लिए तरह तरह के स्टेप्स आ रही है, और वहीं स्टेट गवर्नमेंट भी इलेक्टिव व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए अपने अपने लेवल पर काम कर रही है। और उसी के अंतर्गत महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी महाराष्ट्र स्टेट के लिए जल्दी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अनाउंस करने वाली है, जिसके अकॉर्डिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ई व्हीकल्स के लिए लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन किया जाएगा और साथ ही साथ कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इस पॉलिसी के अंतर्गत फेज 1 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने थाने, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर एंड नासिक इन सभी सिटीज़ को ई व्हीकल्स के अडॉप्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। और इसमें से सबसे पहले थाने सिटी को सिलेक्ट किया गया है, जहां पर एक ई व्हीकल्स पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। और ये पायलट प्रोजेक्ट अदर सिटीज़ के लिए मॉडल सिटी होगा, और इसी के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र स्टेट की अदर सिटीज़ में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन पर काम किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने अंडर कंस्ट्रक्शन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर लिया है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसे यूरोपियन कंपनी ज्यूरिच इंटरनेशनल ग्रुप की तरफ से अगले 40 सालों तक डेवलप किया जाने वाला है। लेकिन ज्यूरिच एयरपोर्ट ग्रुप सिर्फ इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप करने वाला है, तो ऐसे में इस एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए ट्रैवलर्स एंड कम्यूटर्स को रोड्स, रेलवेज एंड बसेस इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन मीन्स की जरूरत पड़ेगी। और इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने इस स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसके अकॉर्डिंग यूपी गवर्नमेंट यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर इस एयरपोर्ट के लिए हर तरह की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिसमें इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए न्यू 4 to 6 लेन हाईवेज का निर्माण किया जाएगा, और वहीं एग्जिस्टिंग रोड एंड हाईवेज को जो इन एयरपोर्ट तक जाते हैं उनको अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज किया जाएगा। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस एयरपोर्ट को बसेस एंड मेट्रो जैसे ट्रांसपोर्टेशन मीन्स की कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस एयरपोर्ट के फेज 1 में 4,663 करोड़ की लागत से इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 को 2023 तक पूरा किया जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 को लेकर। जनरली जैसा कि आप जानती हैं कि कल यानी कि 2 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसे वर्चुअली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया था। और उसी समय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने यह भी अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट 2035 तक देश में पोर्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्रोक्सीमेटली $82 बिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। बेसिकली हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी की बात कही है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे कोस्टल एंड मरीन एरियाज में काफ़ी डेवलपमेंट्स की जाएंगी, ताकि ये कोस्टल एरियाज भी देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। और उसी के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोर देन 574 पोर्ट एंड अदर पोर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सागरमाला परियोजना के अंतर्गत 2030 से 2035 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इनमें अप्रोक्सीमेटली $82 बिलियन यानी कि 6 लाख करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और अगर सेक्टर एंड एरियाज की बात करें तो न्यू पोर्ट्स, एग्जिस्टिंग पोर्ट्स का अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन, क्लीन रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स, मैरीटाइम सेक्टर, वाटरवेज डेवलपमेंट, न्यू सी प्लेन सर्विसेज, टूरिज्म इन कोस्टल एंड मरीन एरियाज एंड अदर रिलेटेड नेसेसरी फीचर्स पर काम किया जाएगा, जो भारत के मैरीटाइम सेक्टर के ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहाँ पर टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड एंड ऑस्ट्रेलियन टेक फर्म पावर लेजर ने मिलकर दिल्ली का फर्स्ट लाइव पीयर टू पीयर सोलर एनर्जी ट्रेडिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। इस पीयर टू पीयर सोलर एनर्जी ट्रेडिंग प्रोजेक्ट को इन दोनों कंपनीज ने इंडिया स्मार्ट ग्रिड फर्म के साथ कोलैबोरेट करके डेवलप किया है, जो कि दिल्ली में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट है। बेसिकली पीयर टू पीयर सोलर प्रोजेक्ट एक ऐसा सोलर पावर प्लांट होता है जिसकी मदद से यूजर्स एक्सेस एनर्जी को दूसरे यूजर्स को सेल कर सकते हैं, जो कि एक सिक्योर प्लेटफॉर्म और ब्लॉकचेन के जरिए ट्रांसफर सेल की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके रूफटॉप पर एक सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल्ड है, जिसकी एनर्जी का इस्तेमाल आप अपने घर की पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए कर रहे हो, और उसके बाद भी अगर आपके पास सोलर एनर्जी बच जाती है, तो आप उस एक्सेस सोलर एनर्जी को एक सिक्योर प्लेटफॉर्म के जरिए दूसरे यूजर्स जैसे कि अपने नेबर्स को सेल कर सकते हैं। और इस मैकेनिज्म को ही पीयर टू पीयर सोलर एनर्जी ट्रेडिंग कहा जाता है। बेसिकली फर्स्ट प्रोजेक्ट के अलावा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड दिल्ली में टोटल 150 साइट्स पर इस तरह के पीयर टू पीयर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें से करंटली 75 कंज्यूमर साइट्स एंड 65 प्रोज्यूमर साइट्स पर वर्क अंडरगोइंग है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में इंडियन इंडस्ट्री की बढ़ती एनर्जी डिमांड को कैटर करने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं।
यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है तेलंगाना स्टेट से, जहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो स्टेट में हॉर्टिकल्चर बेस्ड एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने वाले हैं। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तेलंगाना स्टेट में राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंपस में सेटअप किया जाएगा, जिसे अप्रोक्सीमेटली 300 एकड़ के एरिया में सेटअप किया जाएगा। और इस हॉर्टिकल्चर बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से 300 एकड़ ऑफ लैंड भी अलॉट कर दी गई है। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पर रिसर्च एक्टिविटीज की जाएंगी और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन के लिए न्यू मॉडर्न टेक्निक्स भी डेवलप की जाएंगी, ताकि स्टेट में हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन को एक्सपेंड किया जा सके। फिलहाल इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना है कि वो उनके बजट में इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए फंड एलोकेट करने वाले हैं। और साथ ही साथ वंता में मीडी एंड रामागिरी खिलिया में जो एग्जिस्टिंग हॉर्टिकल्चर पॉलिटेक्निक्स है, वहां पर स्टूडेंट सीट्स को इंक्रीज किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट में हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन को ओवर एक्सपेंड एंड प्रमोट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट एक हॉर्टिकल्चर पॉलिसी को भी अनाउंस करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अमृतसर दिल्ली कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर, जहाँ पर बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है कि वो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट के धोबी में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब को सेटअप करने वाले हैं। ये इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब अमृतसर दिल्ली कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत ही सेटअप की जाएगी, जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड दिल्ली कलकत्ता नेशनल हाईवे के पास ही सेटअप की जाएगी। इस इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब को सेटअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दी गई है और ये मैन्युफैक्चरिंग हब अप्रोक्सीमेटली 1650 एकड़ के एरिया में सेटअप की जाएगी, जिसमें 1000 करोड़ से ऊपर का खर्च किया जाएगा, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट 50% एंड स्टेट गवर्नमेंट भी 50% कंट्रीब्यूट करेगी। बेसिकली अमृतसर दिल्ली कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 7 इंडियन स्टेट से होकर गुजरेगा, जो अप्रोक्सीमेटली 20 इंडियन स्टेट्स को बेनिफिट देगा। और फेज 1 में इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर स्टेट गवर्नमेंट को उनकी स्टेट में इस कॉरिडोर के पास 10 किलोमीटर स्क्वायर के रेडियस में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को सेटअप करना होगा, जिसमें से 40% एरिया परमानेंटली मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज के लिए रखा जाएगा, जहां पर लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को स्टेबलिश किया जाएगा। और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत ही बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट को भी शामिल किया गया है और उसी के अंतर्गत गया डिस्ट्रिक्ट के धोबी में इस इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब को सेटअप किया जाने वाला है। फिलहाल इस मैन्युफैक्चरिंग हब को सेटअप करने के लिए लैंड एक्विजिशन पर काम स्टार्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा जाएगा और अप्रूवल मिलने के बाद इसी साल अप्रैल से इसका लैंड एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट जल्द ही दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग एंड जामा मस्जिद के आसपास के एरियाज एंड प्लेसेस को रीडेवलप करने का काम स्टार्ट करने वाली है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट कैपिटल में हेरिटेज एरिया को रीडेवलप करके रिस्टोर करना चाहती है, ताकि आज के समय पर भी इन लोकेशंस पर मुगल एस्थेटिक्स अलाइव रहें। और उसी के अंतर्गत करंटली चांदनी चौक रीडेवलपमेंट फेज 1 पर काम किया जा रहा है, जो कि फुली कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे में अब दिल्ली गवर्नमेंट इसी बेसिस पर दिल्ली में और भी एरियाज एंड प्लेसेस को डेवलप एंड रेनोवेट करने वाली है, जिसमें से श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर रीडेवलपमेंट का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और आने वाले कुछ ही समय में दिल्ली गवर्नमेंट चांदनी चौक रीडेवलपमेंट फेज 2, नेताजी सुभाष मार्ग एंड जामा मस्जिद के सराउंडिंग एरियाज के रीडेवलपमेंट के लिए एक कंबाइंड टेंडर इन्वाइट करने वाली है, जिसके अंतर्गत चांदनी चौक फेज 1 की तरह सिमिलर बेसिस पर रीडेवलपमेंट वर्क किया जाएगा। और अगर इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ओवरहेड वायर्स एंड सीवर लाइन्स को अंडरग्राउंड किया जाएगा और वहीं एग्जिस्टिंग शॉप्स पर सिमिलर साइन बोर्ड्स लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ जामा मस्जिद चौक पर एक फुट ओवर ब्रिज एंड मीना बाजार को भी रीडेवलप किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट मेघालय से, यहाँ पर मेघालय गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन को इंक्रीज करने के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस कर दी गई है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगी, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स यानी कि 2025-26 तक एग्जिस्टेंस में रहेगी। इस ईवी पॉलिसी के अकॉर्डिंग मेघालय गवर्नमेंट का प्लान है कि 2025 तक स्टेट में टोटल व्हीकल्स के शेयर में से 15% शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो। और इसी गोल को अचीव करने के लिए मेघालय गवर्नमेंट स्टेट में 20,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करेगी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ई व्हीकल्स परचेज करने वाले पर्सन्स को इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज भी प्रोवाइड करेगी, ताकि स्टेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अडॉप्शन को इंक्रीज किया जा सके और साथ ही साथ स्टेट में एयर पोल्यूशन को भी कम किया जा सके। इन सभी थिंग्स को सप्लीमेंट करने के लिए मेघालय गवर्नमेंट स्टेट में वेरियस पब्लिक बिल्डिंग्स एज वेल एज शॉपिंग मॉल्स, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स, इन सभी एरियाज पर ईवी चार्जिंग पॉइंट्स एंड ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।